नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है आपकी कार्यालय ज्ञाप यहाँ पर जारी किया गया यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। इसमें क्या कहा गया उसको देख लीजिए। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट जो है आपका वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में। विकल्प चयन यानी कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी होगी और जो पोस्ट है उसके आवंटन के संबंध में जो नीति है वो क्या है, इसको लेकर ये जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यूपी ट्रिपल एस सी सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर अन्य तकनीकी मूल्यांकन परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थी को समस्त अर्हताओं व पात्रताओं का मिलान उनके द्वारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका जो मूल्यांकन है या कहें कि मिलान है, वो आपका जो फॉर्म में आपने डिटेल डाली थी, एप्लीकेशन करते वक्त जो जानकारी दी थी, उससे उसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये सब होता है आपके मेरिट बनने के बाद। अब अभिलेख सत्यापन के समय ही अभ्यर्थियों से पद, विभाग, मंडल या जिला आदि विकल्पों के चयन का अवसर दिया जाएगा। पहले क्या था कि ये अवसर नहीं दिया जाता पहले। अब जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों का जो डिपार्टमेंट होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टिंग लेना चाहते हैं, इसका अवसर भी आपको दिया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अभ्यर्थी विकल्प विशेषता सूची में स्थान, वर्ग, उपवर्ग, रिक्त पदों की संख्या के आधार पर ही पद एवं विभाग आवंटित किए जाएंगे। और एक और चीज़ इसमें, इसका मतलब ये है कि जो ये चयन करने का अवसर दिया जाएगा उसमें आपका जो विकल्प है और श्रेष्ठता सूची यानी कि मेरिट में कौन सा स्थान है, कैटेगरी क्या है आपकी, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप डिटेल में पढ़िएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जिनके हुए उनके लिए भी, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी। देखिए इसमें क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, चूँकि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा में भाग लेते हैं, व ऑनलाइन आवेदन करते समय अर्हता व पात्रता संबंधी कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता, इसलिए लिखित, शारीरिक दक्षता व अन्य तकनीकी परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यापन का चरण रखा गया है। इसी चरण में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन पर निर्णय होगा। इसी चरण में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर निर्णय होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही होगा, उससे पहले आप कंफर्म नहीं माने जाएंगे। समझिए इसकी बात, ये बात। और पॉइंट नंबर 2 देखिए, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्रवाई समय से पूर्ण न करने के कारण पद, विभाग, जिला, मंडल का अंतिम आवंटन में अधिक समय अथवा अनावश्यक रूप से विलंब हो जाता है, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षारत वास्तविक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है। अतः इस आदेश के द्वारा अंतिम आवंटन त्वरित गति एवं न्याय संगत करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है, इसमें यह कहा गया कि किसी कारणवश जो आपका अभिलेख सत्यापन है या विकल्प चयन है उसमें देर हो जाता है, तो उसको लेकर अब यहाँ पर कुछ नए प्रावधान दिए जाएंगे जिससे ऐसे कैंडिडेट को नुकसान ना पहुँचे और जो यहाँ पर वरिष्ठता क्रम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर, चयन प्रक्रिया कम समय में संपन्न हो सके इसके लिए अभिलेख सत्यापन और विकल्प चयन के समय अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। अभिलेख सत्यापन के समय भी आयोग द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। ठीक है, तो बायोमेट्रिक आपका होगा, अतः तत्समय अभ्यर्थी का उपस्थित रहना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन में आए हुए अभ्यर्थी की सर्वप्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, उसके बाद अभ्यर्थी के औपबंधिक प्रवेश पत्र के पीछे बायोमेट्रिक कर्मचारी के द्वारा लिखा जाएगा कि इनकी बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र पूर्व डेटा से सत्य पाया गया है। ठीक है, यानी कि जो पहले आपने थंब इम्प्रेशन दिया होगा ना, तो थंब इम्प्रेशन जो लगाया होता है वहाँ पर, तो वो आपका बायोमेट्रिक में चेक किया जाएगा और वो वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। या फिर जो एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम के वक्त या फिर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें जो बायोमेट्रिक लिया जाता है उस वक्त जो लिया जाता है बायोमेट्रिक, उससे आपका मैच करके देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि अभिलेख सत्यापन कराने के लिए आए हुए अभ्यर्थी से टीम के सदस्यों के द्वारा बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जाएगी। उसके बाद सभी अभिलेखों की संबंधित पद की पात्रता के अनुसार क्रम से 2 प्रतियों में 100 प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्राप्त की जाएंगी। 100 प्रमाणित छाया प्रति के अनुसार मूल अभिलेख का मिलान किया जाएगा और उसके बाद छाया प्रति में अगर कोई तथ्य नहीं छुपाया गया तो उसे वैलिड मान लिया जाएगा, वेरीफाइड मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, गलत जानकारी नहीं दी है, तो आप इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन करता जब सभी
अभिलेखों का पूर्ण रूप से सत्यापन कर लेता है, तब सभी रिक्त पदों की योग्यता व आयु सीमा तथा अन्य पात्रताओं को देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किन किन पदों व विभागों के लिए पात्र हैं। जैसे कि अभी पोस्ट हैं वीडियो, वीपीडीओ और अन्य जो ग्रुप सी के पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ पोस्ट, ज़्यादातर पोस्ट उसमें ग्रेजुएशन लेवल की है, कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th पास वालों के लिए भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद सारी वैलिडिटी चेक करने के बाद यहाँ पर ये दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा पद आपको दिया जाएगा ये तय किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया कि आयोग के स्तर पर मूल अभिलेखों को देखे जाने का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी मूल अभिलेख आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा उससे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अर्हताओं का मिलान करना, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभ्यर्थी संबंधित पद की पात्रता रखता है, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो पात्रता रखता हो। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या कहा गया, अभिलेख की जांच मिलान के उपरांत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उपलब्ध पदों, विभागों, जिला, मंडल का विकल्प लेने का अवसर मेरिट के आधार पर ही दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिसकी मेरिट सबसे ऊपर होगी, यानी कि मान लीजिए टॉप 10 बच्चे हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं, ये कहने का मतलब है। यानी कि मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ज्ञातव्य है कि आयोग समान शैक्षिक अर्हता के पदों को क्लब कर विज्ञापन जारी कर रहा है, जो कि आपको मालूम है 854 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें सारी पोस्टों को क्लब कर दिया गया ग्रेजुएशन लेवल के। हालांकि उसमें कुछ 12th पास वालों के लिए भी पोस्टें थी, बहुत कम थी, कुछ ही पोस्टें थी। तो इन सभी को क्लब करके ग्रुप सी लेवल के जो एग्ज़ाम है उनकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर रहे हैं। देखिए ऐसे में एक ही परीक्षा में से विभिन्न विभागों, विभिन्न पदनामों, विभिन्न मंडलों, जिलों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित होती है। ऐसे में विकल्प का चयन मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में देखिए, अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। इसमें प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मंडलों एवं जिलों आदि का विकल्प चयन करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के सभी अभिलेख व पात्र सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के अनुसार सॉफ्टवेयर में पदों को दिखाया जाएगा। देखिए इस तरह से आपका सिलेक्शन होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है, इसलिए कह रहा हूँ इसको एक बार खुद से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर में आपको दिखाया जाएगा पदों को, जिसमें अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार पदों व विभागों का क्रम देगा। ठीक है, अभ्यर्थी को यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार वरीयता क्रम देने के उपरांत अभ्यर्थी इस वरीयता क्रम में पुनः परिवर्तन बदल नहीं सकेगा, इसलिए पदों का क्रम सोच समझ कर ही भरें। तो इसमें 2-3 पॉइंट क्या है कि पहला तो आपका मेरिट के अनुसार आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा इसमें, कि आप अच्छी पोस्टों पर पहले जिनका मेरिट हाई होगा उनको मौका मिल जाएगा। दूसरा, एक बार अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं अपने पोस्टों का कि आप इस पोस्ट में जाने जाते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट में या इस मंडल में, तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो 10वां पॉइंट दिया गया अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया, उसमें क्या कहा गया, 10.1 में कहा गया कि आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा जिससे पद, विभाग, जनपद, मंडल के विकल्प अभ्यर्थी द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि ये जो है सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाएगा, उसी में आपका डाटा स्टोर रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पोस्टें दी जाएंगी। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प की हार्ड कॉपी प्रिंट की जाएगी जिन पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो देखिए एक तो ये सॉफ्ट कॉपी होगा आपका जो आपके कंप्यूटर में रहेगा, उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेकर एक वैलिडिटी के साथ आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे एक प्रूफ के तौर पर, और उसके बाद जिसकी एक प्रति आयोग के कार्यालय में होगी और दूसरी अभ्यर्थी के पास, यानी कि आपके पास रहेगी अगर आप इसमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। 10.2 में कहा गया यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है, तब यदि अभिलेख सत्यापन में उनके अभिलेख सही पाए गए तब अभ्यर्थी अपना विकल्प चयन आयोग के कंप्यूटर टर्मिनल में लोड किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगा या फिर करेगी। इसके अलावा 10.2.2 में कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिए गए निर्धारित मानकों अथवा योग्यता संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किए बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का, इसको नोट कर लीजिए, 15 दिन का निर्धारित समय अवधि तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ पर 15 दिन दिया गया, ये थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, निर्धारित समय भी यहाँ पर कहा गया जो कि वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दिया जा सकता है 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, जो भी दिया जाए, तो इसके अंतर्गत आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस भी दिया जाएगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना अवशेष
अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो अब उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनका अभ्यर्थन अनंतिम प्रोविजनल रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कहा गया यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष मान्य होगा या नहीं, या सत्यापन करता इस स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं। जैसे ग्रेजुएशन की बात करें तो कुछ कई जगह डिप्लोमा वैलिड होता है, कई जगह नहीं होता है, कई जगह सिर्फ डिग्री मान्य होती है। तो इसी के लेकर ये बात की गई है कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों को पृथक से एक पत्रावली में रखा जाएगा, वह इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाएगा और जो वहाँ पर होंगे ये निर्णय लेने वाले, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10.3 में क्या कहा गया कि अगर आप अनुपस्थित रहते हैं यानी कि प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं उस दिन, तो आपको क्या ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सत्यापन की जो आखिरी तिथि होगी, मान लीजिए आपका 10 तारीख को है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका 10 जनवरी को है और आपका 10 जनवरी को है, लेकिन और जो कैंडिडेट्स है बाकी के उनका 15 जनवरी तक होना है, किसी का 11 को है, किसी का 12 को है, किसी का 15 को है। तो इस तरह से आपका जो मान लीजिए उस दिन आप नहीं पहुंच पाए तो आपका शिफ्ट कर दिया जाएगा अगले डेज में। अगर मान लीजिए उस दिन भी आप नहीं पहुंच पाए तो 15 दिन का और समय दिया जाएगा आपको, तो इसमें भी आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है। 10.4 देखिए, यदि किन्हीं विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यत्र जमा होना आदि, अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या उससे पहले आपका कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिज़िकल, यानी कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं किसी कारणवश या फिर आप बीमार हो जाते हैं, तो आपको ये दिया जाएगा। इस केस में आपको 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। लेकिन एक और बात, इसमें जो है आपका अनुरोध पत्र भी लगेगा। ठीक है, लिखित लेटर। अब लेटर के रूप में आपका हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट जो होता है डॉक्टर जो बनाते हैं, ठीक है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट या फिर लेटर जो इस चीज़ को वैलिडेट करता हो। ठीक है, 11वां देखिए, 11वें में क्या कहा गया। देखिए इसमें कहा गया कि मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों का प्रोविजनल रूप से निरस्त किया गया है, ठीक है, तो मान लीजिए उनका किसी वजह से जो निरस्त कर दिया गया, जैसे कि जो डेट है आपका उससे पहले आप उसको सबमिट नहीं कर पाए, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि उनको छोड़कर मेरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद विभाग जनपद मंडल का आवंटन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका नहीं हो पाया, तो उसके स्थान पर उसके नीचे के जो मेरिट के कैंडिडेट होंगे उनको वो मौका मिल जाएगा, उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिल जाएगी। एक तरह से ये बात यहाँ पर कही गई है। 11.2 में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन रूप से निरस्त कर दिए गए हैं उनको 15 दिन के अंदर एक नोटिस दिया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने पर प्रस्तर 11.1 द्वारा आवंटन होने के कारण उन्हें अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने की अवसर का दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं भर पाते हैं तो नोटिस जाएगा आपके पास। उसके बाद चूंकि 15 दिन के अंतर्गत आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो आपका जो प्रेफरेंस है वो किसी और मेरिट के कैंडिडेट को चला जाएगा, और उसके बाद जो बचे हुए प्रेफरेंस होंगे पोस्टों के वो आपको मिले जाएगा। यानी कि बाकी के पोस्ट यानी कि जो बड़े पोस्ट नहीं होंगे वो शायद आपको ना मिल पाए इसमें। ठीक है, तो ये बात कही गई है इसमें, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको समय पर करवाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात, आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी प्रकार की अर्हताओं और पात्रताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री मंगवा के रखें। ऐसे में लिखित परीक्षा में चयन होने पर उनके पास ये अभिलेख धारित होना अनिवार्य है। डिग्री आने में समय लगता है, इसीलिए ये बात कही गई है। 14 देखिए, अभ्यर्थी जब किसी विभाग या पद के लिए योग्यता नहीं रखता है तो कंप्यूटर पर अभ्यर्थी के नाम के नीचे पद कोड्स के आगे लिखे गए पद की स्थिति में नॉट एलिजिबल के विकल्प को चयन स्वयं सत्यापनकर्ता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई थी लेकिन आप एलिजिबल है ही नहीं उसके लिए, आपने सिर्फ 12th पास किया है या फिर आप सिर्फ
अभी सेकेंड ईयर में ही है ग्रेजुएशन के, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं मान जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन इन पोस्ट के लिए। 15th में कहा गया कि अभ्यर्थियों को बताना होगा कि इस बार वरीयता क्रम देने के उपरांत वह इस वरीयता क्रम में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो कि पहले ही बता दिया गया है। 16 में कहा गया कि अपने लिए पदों की वरीयता क्रम को तय करने के लिए अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन विवरण देख सकते हैं, यानी कि जो वहाँ पर पोस्टें दी गई हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से पता करके रखें कि मुझे कौन सा लेना है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 17 देखिए, अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन करने की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि या विवाद या कठिनाई के प्रकट होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को इस नीति के संबंध में जानकारी हो, इसके लिए इस कार्यालय ज्ञाप को आयोग की वेबसाइट, जो कि अभी आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ें इसको डिटेल में, तथा संवाद पृष्ठ, हालांकि मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए, तथा संवाद पृष्ठ पर भी प्रकाशित किया जाएगा, वो प्रेस नोट के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसमें आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जो भी एग्ज़ाम हो आपका, जिसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैसे होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो बस यही थी अपडेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।